Celebrations are underway with full traditions in Dharamshala for the 90th birthday of Dalai Lama. While the birthday falls on July 6th, the festivities began on June 30th. This special birthday is being celebrated with religious prayers and cultural programs. Also, Dalai Lama's 75-year-old struggle since Communist China invaded Tibet in 1950, his escape to India in 1959, and his leadership in exile since then encapsulates the complex geopolitical issue of Tibet. We also have a special guest joining us on the broadcast. We have Jamyang Namgyal, former BJP MP and a state president in Ladakh. Thank you so much, Mr. Namgyal, for speaking to NDTV. How is your first reaction when the Dalai Lama announced his succession plan? Thank you so much for having me here. The Param Pavan Dalai Lama ji is not only a religious figure of Tibetan Buddhism, it's an icon of compassion और पूरे दुनिया में एक विजडम के सिंबल के तौर पे जाने जाते हैं। और परम पावन दलाई लामा जी इस धरती पे होना माने आज के युग में भगवान बुद्ध के स्वरूप होना के बराबर हम सब मानते हैं। और ये केवल तिबेटन बुद्धिज्म के फॉलोवर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो लव, कंपैशन, पीस, हार्मनी की बात करते हैं वो सारा परम पावन दलाई लामा जी को मानते हैं। और ये दलाई लामा इंस्टीट्यूशन जो है ये तिब्बत से शुरू होता है 14th सेंचुरी से, और 14th सेंचुरी से आज तक माने 1391 में ये दलाई लामा जो फर्स्ट दलाई लामा जी आए थे इस दुनिया में, तब से लेके अभी तक 14 दलाई लामा तक कंटिन्यू 600 साल पुराना इतिहास के साथ, ट्रेडिशन के साथ ये सिलसिला चल रहा है। और रिसेंटली ये न्यूज बार बार क्यों आ रहा है, अब इस साल परम पावन दलाई लामा जी, आज के जो 14 दलाई लामा जी जो है वो 90 वर्ष 90 आयु पूरा हो रहा है। और उस उपलक्ष्य में पूरे देश दुनिया जितना भी तिबेटन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स है, जितना भी परम पावन दलाई लामा जी के फॉलोअर्स है, सभी लोग इसको एक शुभ तौर से इसको मनाते हैं जोर शोर से। और सभी लोग प्रार्थना भी कर रहा है कि परम पावन दलाई लामा जी और भी लंबे आयु जिए। और परम पावन दलाई लामा जी के शब्दों में उन्होंने आश्वासन दिया है कि 113 साल से ज्यादा वो जिएंगे। और इस वक्त चीन ने जो है परम पावन दलाई लामा जी के रीइंकार्नेशन को लेकर हस्तक्षेप करने की जो कोशिश कर रहा है, ये पूरे दुनिया में इसको कंडेम हो रहा है और कंडेमेबल है। जी बिल्कुल, यही मेरा दूसरा सवाल भी था आपसे कि जहां दलाई लामा ने अपना सक्सेशन प्लान अनाउंस कर दिया है, वहीं पर चाइना ड्रैगन इज नॉट वेरी हैप्पी विद द अनाउंसमेंट। चीन आखिरकार कब तक कोशिश करता रहेगा? तिब्बत ने अनाउंस कर दिया है कि उन्हें नहीं चाइना के पास रहना है, चाइना से अलग होना है। क्यों फिर भी चाइना जो है चाहता है कि वहां पर अपने प्रो चाइनीज दलाई लामा को इंस्टॉल किया जाए? आदित्य जी, चीन का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो केवल भूमि को कब्जा ही नहीं बल्कि कल्चरल हेरिटेज, एक लीनेज को, एक परंपरा को, एक कल्चर को, एक स्पिरिचुअल वे में भी वो इंकर्शन करना चाहते हैं। और ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करे, क्योंकि सच्चाई ये है, सच और सूरज को आप हाथों में नहीं पा सकते। सच्चा है फर्स्ट दलाई लामा जी से 14 दलाई लामा जी तक एक परंपरा सिलसिला चलते आ रहा है और इसका होल एंड सोली अथॉरिटी दलाई लामा जी ही है। और परम पावन दलाई लामा जी ने जो कल अनाउंसमेंट आया वो कोई नया अनाउंसमेंट नहीं है, वो 13-14 दलाई लामा तक जो रीइंकार्नेशन रिकॉग्निशन का जो सिलसिला है वो चलते आ रहा है, उसी को परम पावन जी ने रीअफर्म किया है। और रीअफर्म भी जो है यहाँ के लोगों ने प्रार्थना किया। फॉर एग्जाम्पल तिबेटन बुद्धिज्म में 4 मेजर संप्रदाय है, साक्या, गिलुक, कग्युत, निंगमा, प्लस तिबेटन में अर्ली तिबेटन बुद्धिज्म के तौर पे माने जाते जो बोन रिलीजन, उन्होंने भी प्रार्थना किया कि 500 मील के परम पावन दलाई लामा जी को लीड करके ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नामग्याल फॉर जॉइनिंग अस। दैट वाज द बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट इन लद्दाख बिफोर दलाई लामा सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुमारो। देयर इज a lot of war wars that is going on between Dalai Lama Association and China, with China wanting a pro-Chinese Dalai Lama to take his place.
After 2 decades of political estrangement, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray shared a stage in Mumbai in a rare display of unity amid the Marathi row in Maharashtra. But recently, language politics in Mumbai has led to instances of thuggery, gundagardi. You have seen MNS goons slapping a shopkeeper on Meera Road for not speaking in Marathi. And now today, a businessman, his office was vandalized when he said that despite living in Mumbai, he does not know Marathi and he will not. Later, he apologized when the goons trashed his office. You can see the visuals on your screens. Now, NDTV has been relentlessly campaigning against these VIP thugs who have free run in Mumbai. But Raj Thackeray has finally changed his tone. He advised the workers not to assault people for not speaking Marathi, but with a twist. He said that if somebody acts smart, then you must hit them. And if you're hitting them, don't film it. Let the injured person go out and tell the story. So a public statement asking not to indulge in violence over Marathi, but then he also said that do teach everybody a lesson who tries to act smart. After this bonhomie, we also saw Uddhav Thackeray on the stage. He also said that if we have to protect our language, we have to choose certain options. He also categorically said, we are gundas if we have to save our language. Now, after this, we also saw NCP leader on the stage, Supriya Sule. So, are we seeing any political alliance going forward, or will this be only a pact that has been signed up for saving Marathi against Hindi imposition? Take a look at the reactions coming in. आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातम्या आले सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात. भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही. जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत. आम्ही गुंड. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल, तर आम्ही गुंडगिरी करूच. गुजराती माणसाला मारला. कुठच्या गुजराती माणसाला मारला? बाचाबाचीमध्ये समोरचा गुजराती निघाला, इकडचा मराठी निघाला. त्याच्यामध्ये काय गुजरात्यानं मारलं का? केवढे व्यापारी आहेत. अजून तर काहीच केलेलं नाही. अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही. विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही. पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही. पण चूक त्यांची असली पाहिजे. आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. आपल्यामध्येच त्यांना कळलं पाहिजे. कळलं का? मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून. त्यांना सांगू देत. पण याचा अर्थ उठसूट कोणालाही उगाच मारायचं काही कारण नाहीये. देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है. इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी. मैं वापस कह रहा हूं, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा. Now, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin has also waded into the Marathi row. Chief Minister Stalin backed Thackeray brothers coming together. He said that DMK has been fighting against Hindi imposition as BJP and the centre continues to promote it and back it. He also said that this is what happens when the centre tries to blackmail other states with the funds by not disbursing funds on time. My colleague Sam Daniel is also joining me with more.
The ruling DMK looks at this protest and the cause behind this as a shot in the arm for its cause, the fight that Tamil Nadu has been waging for quite some time, particularly over the last few months over the three-language policy. MK Stalin says the protest that has broken boundaries and has reached Maharashtra is encouraging. And he says the ruling BJP in Maharashtra has been forced to retreat twice their attempt to impose Hindi there. And he has questioned whether at least now will the centre release funds for Tamil Nadu for withholding funds for not implementing the three-language policy and the national education policy. He says that the protest by Tamil Nadu is not just emotional, it's also intellectual. And the questions raised in the Maharashtra victory meet, the centre, he says, will have no answers, particularly why impose Hindi while on what kind of a third language do they teach in Hindi-speaking states, and why impose in states that have developed well without Hindi. And he says people in Tamil Nadu will teach a fitting lesson in the 2026 assembly election. And he has built again a strong case for release of funds for the ongoing Samagra Shiksha program in Tamil Nadu, for which the centre has denied 2,152 crore rupees. The BJP, of course, denies his allegations, saying that there is no Hindi imposition under the national education policy, but it's only an attempt to encourage children to learn an additional Indian language, to strengthen Indian languages and to reduce the dependence or over-dependence on English. Now shifting our focus to a shocking murder in Patna. Prominent Bihar-based businessman and a BJP member, Gopal Khemka, was shot dead outside his residence in Patna by a bike-borne assailant. The incident took place around 11:40 on Friday, near the gate of Khemka's house in Gandhi Maidan locality, as he was about to alight from his car. Now, Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, convened a meeting on Saturday to review the law and order situation in the state, during which he instructed officials concerned to complete the investigation into Khemka killing at the earliest. Also, SIT has been formed in the case for further probe. But Nitish Kumar government is in the dock as the opposition. In fact, leader of opposition Tejashwi Yadav targeted the government. He said that there is lawlessness back in Bihar. This also comes ahead of elections in Bihar and becomes a big political talking point. Let's take a look at the reactions coming in. मैंने एसएसपी से स्वयं बात की, मैंने कलेक्टर से बात किया है, मैंने डिप्टी सीएम से भी बात की है कि एसआईटी का घोषणा हो गई है। इस घटना से मैं दुखित हूँ। मेरा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख नागरिक था, अच्छे व्यवसायी थे, तो मैंने प्रशासन को, पुलिस को सख्ती से कहा है एसआईटी बनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, अभियुक्त पकड़े जाएं। अगर किसी पुलिस प्रशासन के लेवल पर अगर कोई लापरवाही हुई है उसकी भी जांच की जाए, कार्रवाई की जाए। थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इन्फॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है। क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन पुलिस की किस पे जिम्मेदारी तय की गई है? इसलिए हम कहते हैं ना सुनवाई होती है सरकार में, ना कार्रवाई होती है सरकार में। And on that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere. Prime Minister Narendra Modi held wide-ranging talks with the Argentina president as he kicked off the third leg of a 5-nation tour. The bilateral engagement focused on further boosting India-Argentina partnership in key areas including defense, agriculture, mining, oil and gas. PM Modi also paid homage to Martin, widely regarded as the father of the Argentinian nation,
and this is the first Indian bilateral visit at the prime ministerial level to Argentina in 57 years. In the fourth leg of his visit, Modi will travel to Brazil to attend the 17th BRICS summit, followed by a state visit. In the final leg of his visit, Prime Minister will travel to Namibia as well. Take a look at the reactions coming in. This is a very important visit because it comes after such a long time. I think we both complement each other. Argentina needs India and India needs Argentina. Basically, India can import a lot of minerals, rare earth minerals, petroleum, gas, and renewable energy technologies. At the same time, India also needs a lot of edible oil, which we are basically importing from Argentina. But at the same time, there are huge opportunity for Indian manufacturers and factories to come in and invest in Argentina. After the Operation Sindoor, we have seen the efficiency of our military equipment, defense equipment, and India can certainly sell a lot of that to Argentina. Also, because this is a basically farming country, so big companies like Sonalika and Mahindra can sell a lot of farm equipments to Argentina, not to mention other area like railway structure or pharmaceutical drugs in which Argentina and India are already working together. So there are a lot of things to be done. So this could be a very changing moment.